ये तो न्यूक्लियर एनर्जी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या होता है रेडियो एक्टिविटी इज यूज टू डिस्क्राइब हाउ एन आयनाइजिंग रेडिएशन इज रिलीज बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल। कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो उससे जो रेडिएशन निकलती है, कौन कितने तरह की रेडिएशन निकलती है फ्रॉम एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल? मैम अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, यस मैम, and they are ionizing in nature, na? यस मैम। In 1896, Henry Becquerel has discovered the radioactivity. The term radioactivity is coined by Madame Curie, who, together with her husband Pierre Curie, in investigating the phenomena recently discovered by Becquerel. ठीक है। After that, क्या यूनिट होती है इसकी रेडियोएक्टिविटी की? क्यूरी, and 1 curie is equal to 3.7 into 10 to the power 10 becquerel. So 1 becquerel is equal to 1 RDPS, that is the radioactive decay per second. तो हम बोल सकते हैं that 1 curie is equal to 3.7 into 10 to the power 10 RDPS. ओके, यहाँ से आपको याद रखना है कि क्यूरी कितने बैक्यूरेल के बराबर होता है, 1 बैक्यूरेल कितने RDPS के इक्वल होता है, एंड 1 curie is equal to how much RDPS. ओके, आफ्टर दैट द रेडियोएक्टिव डिके। अब देखो रेडियोएक्टिव डिके को हम न्यूक्लियर डिके भी बोल सकते हैं, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, और न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। ओके, रेडियोएक्टिव डिके होता क्या है, जिसमें कोई भी अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस अपना क्या करे, लॉस द एनर्जी विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, है ना। मटेरियल कंटेनिंग अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कंसिडर्ड एज रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं इसलिए उनको हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। एंड दे विल एमिट द 3 टाइप ऑफ रेडिएशन, अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखो सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी है नेचुरल सोर्स और मैन मेड सोर्स, ठीक है। टोटल रेडियो एक्टिविटी में 82% जो होता है नेचुरल सोर्स होता है, और 18% क्या होता है, मैन मेड सोर्स होता है। इस नेचुरल सोर्स में कौन कौन से रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं? कॉस्मिक रेज, रेडॉन, ठीक है, पोटेशियम, थोरियम एंड यूरेनियम। ओके, और मैन मेड सोर्सेज में कहाँ से आती है रेडियो एक्टिविटी? लाइक टेक्नीशियम, जो कि हम मेडिकल सोर्सेज में सबसे ज्यादा यूज होते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। एक टेक्नीशियन 99 किस चीज के लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड इन बोन मैरो, हार्ट स्कैन, लीवर स्कैन, थायराइड स्कैन, लंग स्कैन। एंड आफ्टर दैट आयोडीन, ब्लड वॉल्यूम, लीवर एंड थायराइड स्कैन, इन सब में यूज होता है। क्रोमियम 51 दैट इज यूज्ड फॉर आरबीसी सर्वाइवल। कोबाल्ट इज यूज्ड test, like this test is 12, and for phosphorus 32 is for bone metastasis. बच्चा है 4। तो उसके बाद हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। जैसे रेडॉन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टोटल रेडियो एक्टिविटी में। जो टोटल रेडियो एक्टिविटी है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है रेडॉन इज ए नेचुरल गैस ना। यस मैम, ये बड़ा पेट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है रेडॉन। इंडोर, यस मैम, इंडोर पॉल्यूटेंट है। रेडॉन has terrestrial origin and is originate from the concrete used in newly constructed house. तो ये घरों में एमिट होता रहता है। Radon occurs naturally as a decay product of radium. Half life of its most stable isotope, that is radon 222, is 3.8 days. तो इसकी लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है, that is for 3.8 days. And it acts as an indoor pollutant and it emits the alpha particles which are cancerous in nature, ठीक है। उसके बाद है इट इज द ओनली गैस अंडर नॉर्मल कंडीशन दैट हैज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। क्योंकि हमारे घरों में जो कंक्रीट की अगर हमने बात की तो नॉर्मल कंडीशन है ना, वहां पे हमने कोई अलग से कंडीशन तो दी नहीं है। तो यही एक ऐसी गैस है जो नॉर्मल कंडीशन में भी रेडियो एक्टिविटी कॉज करती है। ओके, रेडॉन 220 is the natural decay product of the most stable thorium and referred to as thoron बोलता है उसको, रेडियम रेडॉन 220 को, ठीक है। उसके बाद है बेटा कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज these are the high energy radiation that penetrate and impact the earth atmosphere. They constitute the 8% of natural activity. अब ये जो टेबल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है। देखो जब भी अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, ठीक है, तो इसका क्या होगा, पार्टिकल क्या इमिट होगा, अल्फा डीके होगा जब, ठीक है, उसमें से निकलेगा हीलियम, ठीक है, और अल्फा 4 2 इस तरीके से लिखा होगा। तो इसमें देखो मास नंबर में कितना चेंज होगा, 4 में, मींस जिस भी एलिमेंट से जहां से भी अल्फा रेज निकलेंगी, अल्फा रेडिएशंस निकलेंगी, उसके उसमें मास नंबर में 4 डिक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक नंबर में 2 से डिक्रीज होगा, ठीक है। बीटा पार्टिकल अगर एमिट होगा तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, बट एटॉमिक नंबर इट विल इंक्रीज बाय 1।
ठीक है। उसके बाद है गामा, गामा में कोई चेंज नहीं होगा, नॉट इन मास नंबर, नॉट इन एटॉमिक नंबर। सिमिलरली फॉर पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव पॉजिट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है ना, बट पॉजिट्रॉन Yes, ma'am. पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। देयर इज नो चेंज इन द मास नंबर बट देयर इज अ सम चेंज, मींस इट इज चेंज बाय 1 in Okay. atomic number. Similarly for electron emission. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. अब देखो बेटा, जब भी अल्फा बीटा गामा की अगर हम बात करें तो ये बता रखा कि किसकी कितनी पेनिट्रेशन होती है। अल्फा रेडिएशन जो है उसको हम इजिली पेपर जितनी कोई मतलब पतला सा कोई पेपर भी लगा दे तो वो रुक जाएगा, ठीक है, उसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा नहीं होती है। बीटा रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होती है कि उसके लिए हमें थिक एल्यूमिनियम लगाना पड़ेगा, बट गामा रेडिएशन की सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, ठीक है। अब देखो अल्फा डीके क्या होता है, दे कैन नॉट पेनिट्रेट द स्किन एंड कैन बी ब्लॉक्ड आउट इजीली बाय द शीट ऑफ पेपर, मींस दे हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर। और पेनिट्रेटिंग पावर और आयनाइजेशन पोटेंशियल में डिफरेंस है, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ये है कि अगर वो हमारी बॉडी पे आ गया तो वो क्या करेगा, वहां पे आयंस के साथ वो करेगा ना छेड़छाड़, ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिजीज होने के चांसेस, हमारे डीएनए पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो जिसकी ज्यादा आयनाइजेशन पावर है तो इट विल बी मोर हार्मफुल ना, ठीक है। And they have velocity of 1/10 of speed of light. After that beta decay, they can penetrate to the shallow depth into the body, but can be blocked out by aluminum sheet foil. तो इतना ज्यादा वो penetrate नहीं कर पाते. They have moderate penetration power and their speed is equal to light. After that gamma, they can go right through the body and require several centimeter of concrete to block this radiation. They have high penetration power but low ionization potential. ठीक है। उसके बाद है ये, हाँ, रिलेशन बता रखा है, आयनाइजेशन पावर और पेनिट्रेशन पावर में इनवर्स रिलेशन है। अब देखो आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है। देख नॉन आयनाइजिंग क्या होगी, दे कंटेन लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, इनकी लो एनर्जी होती है, ठीक है। एज दे हैव लो एनर्जी लेवल सो दे कॉजेस मॉलिक्यूल टू वाइब्रेट, ओनली वाइब्रेट करते हैं, उनका आयनाइजेशन नहीं करते, बस वाइब्रेशन हो जाती है। तभी इन रेस को हम ये होता है ना एक्सरे वगैरह होते हैं जो, ठीक है, एक्सरेज में वही हम यूज करते हैं जो खाली वाइब्रेट कर सके। यही होता है ना कि वो रेडिएशन पास करते हैं और उससे क्या होता है, फिर हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस है वो वाइब्रेट करके पता चल जाएगा। ये नहीं कि उनका आयनाइजेशन ही कर देता है वो, ठीक है। और आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होंगी, दे कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक कॉस्मिक वेव्स, गामा रेज एंड यूवी। एक्सरे नहीं आएगा इसके अंदर, एक्सरे आएगा उसके अंदर ऊपर वाले के, ठीक है। दे हैव हाई आयनाइजिंग पावर एंड कैन डैमेज ह्यूमन टिश्यू एंड डिस्ट्रॉय ह्यूमन सेल, ठीक है। उसके बाद बेटा ये फॉर्मूलाज हैं, इनको ना अभी जो तुम्हारे पास कॉपी है उस कॉपी में अभी के अभी लिखो, क्योंकि न्यूमेरिकल कराऊंगी तो पीडीएफ नहीं दिखाऊंगी फिर। अभी लिखो न्यूमेरिकल के क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने हमने ना, इसके बाद ये फॉर्मूलाज लिखो अच्छे से अपनी कॉपी में, जिससे कि बार बार तुम्हें इधर उधर ना देखना पड़े। नोट डाउन करो। Ma'am.
फिर न्यूमेरिकल करेंगे बाद में, पहले ना इनको लिख के रखो तुम। चलो अब यहाँ देखो हाफ लाइफ लिखी हुई है, किसकी कितनी हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कार्बन 14 के 5700 ईयर्स, पोटेशियम के 1.4 इंटू 10⁻9 ईयर्स, लेड की है 21 ईयर्स, रेडियम की है 1620 ईयर्स, थोरियम इज फॉर 75,200 ईयर्स, एंड थोरियम 234 इज 24 डेज, स्ट्रोंशियम इज 28 डेज, आयोडीन की है 8.1 डे, सीजियम की 30 ईयर्स एंड रेडॉन की है 3.8 डेज। ठीक है, अब देखो उसके बाद होती है कुछ चीज होती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? द एक्चुअल मास ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग अ स्पेक्ट्रोग्राफ। किसी भी एलिमेंट का अगर आइसोटोप है जो, तो उसका अगर हम मास लेते हैं बाय यूजिंग द स्पेक्ट्रोग्राफ, और जो उसका एक्चुअल मास होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, कैलकुलेटेड मास से कम होगा, और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। जो हमने कैलकुलेट किया है या जो हमने स्पेक्ट्रोग्राफ से मास लिया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। और यही मास डिफेक्ट है, यही मास डिफरेंस है जिसकी वजह से हम एनर्जी कैप्चर कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक फॉर्मूला होता है पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 913.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मास डिफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। C क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और ये भी अभी लिख लो जहां पे तुमने फॉर्मूला लिखा ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच जूल, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी यूज होगा आगे। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, एक है सोडी फजान रूल जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी आया है कि अगर किसी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो वो पीरियोडिक टेबल में किधर शिफ्ट होगा? अल्फा पार्टिकल अगर निकल गया उस एलिमेंट से तो किधर शिफ्ट होगा? वो लेफ्ट की साइड शिफ्ट होगा ना, क्योंकि इसमें डिक्रीज हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ है ना, 2 से डिक्रीज हुआ है ना, तो वो 2 लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। और अगर बीटा डिके होगा तो वो 1 पोजीशन ऑफ राइट साइड। समझ आई ये चीज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ से ना क्वेश्चन आया था एक बार। उसके बाद है देखो डिसइंटीग्रेशन सीरीज, यूरेनियम 238 से डिसइंटीग्रेट होगा, या तो एग्जाम में ना आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा कि 2-3 आइसोटोप आपको लिखे होंगे, तो वहां आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें से अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है, किसमें से बीटा हुआ है। बता सकते हो ना आप? क्या देख के बताओगे? एटॉमिक नंबर देख के बताओगे, जिसमें 4 से चेंज हुआ होगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास देख के आप बता दोगे। यहाँ पे देखो 238 था, फिर थोरियम 234 बनाए, तो इट मींस कितना डिक्रीज हुआ है? 4, और नीचे कितना डिक्रीज हुआ है? 2। कौन सा पार्टिकल निकला है? अल्फा। अल्फा। ठीक है, और ये सीरीज ना आपको, ये डिसइंटीग्रेशन सीरीज है। यूरेनियम 238 जब भी डिसइंटीग्रेट होता है तो क्या बनाता है? स्टेबल कंपाउंड बनाता है, दैट इज द लेड 206। ओके, इसमें लिखी हुई है, इसको नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन नहीं मीन्स याद ही कर लेना इसको तुम। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन होता है। कहाँ पे होता है ये रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। यस मैम। कोई डिजास्टर बताओ न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड। मैम कैरोबाइनल जो हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चेरनोबाइल। चेरनोबाइल में कहाँ पे? चेरनोबाइल डिजास्टर यूक्रेन में हुआ था 1986 में। हाँ, क्यों हुआ था? यस मैम। क्या हो गया था, मतलब आइडिया? कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर में हुआ था ना, उसको शट डाउन नहीं कर पाए थे। देखा? यस मैम। यस मैम। कुछ ठीक है, तो देखो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। फ्यूजन का एग्जांपल बताओ कोई मुझे।
मैम सन। कि सन में होती है फ्यूजन एनर्जी, क्योंकि उनको फ्यूज कराना इतना हाई टेम्परेचर चाहिए कि वो पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली, तो वो सन में तो होती है वो चीजें, ठीक है। फिजन हम पहले पढ़ेंगे, फिजन मीन्स जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं। देखो जो रिएक्टर होते हैं उसमें हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम है ये। एंड लार्ज फिजाइल, फिजाइल कौन सा होगा, जो फिजन जिसका हो जाएगा, ये भी कुछ ध्यान रखना कौन कौन से फिजाइल स्पीशीज होती है। यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 239, दे ऑल आर फिजिबल, है ना, फिजाइल इन नेचर, मीन इनका फिजन हो सकता है, बट atomic nucleus such as uranium 235 or plutonium 239 absorb a neutron and it may undergo the fusion. उसके बाद the nucleus split into two or more lighter nuclei releasing kinetic energy, gamma radiations and free neutron. तो जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो एनर्जी निकलती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकलती है, गामा रेज निकलती है एंड कुछ फ्री न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। और ये पूरी चेन रिएक्शन होती है, ये जो यहाँ पे फ्री न्यूट्रॉन निकला है, ठीक है, अब आगे कोई क्या होगा, इसको कोई और वो मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, ये उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा और फिर से ये चेन चलती रहती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है चेन रिएक्शन, अब इस चेन रिएक्शन को रोकना भी जरूरी है, कंट्रोल करना भी जरूरी है ना, तो हम कैसे रोकेंगे, जिस चीज से हम रोकते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन पॉइजन या फिर न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, क्योंकि ये न्यूट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है चेन रिएक्शन के लिए, तो हमें इसी को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। तो क्या चीज यूज करते हैं हम, सिनॉन 135 और समैरियम 145, इन दोनों को न्यूट्रॉन पॉइजन या न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर बोलते हैं। पॉइजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन को खत्म कर रहे हैं। उसके बाद देखो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में ये सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। मॉडरेटर, क्या क्या चीज मॉडरेटर यूज करते हैं, ग्रेफाइट एंड हेवी वाटर, D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम। उसके बाद है कंट्रोल रोड, कंट्रोल रोड क्या होती है, बोरोन और कैडमियम की रोड बनी होगी जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगी। उसके बाद है कूलेंट, कूलेंट टू जनरेट द स्टीम, क्योंकि मींस किस तरीके से हम एनर्जी लेंगे, स्टीम बनाएंगे ना, ठीक है। तो लिक्विड सोडियम या वाटर यूज करते हैं। कौन सा यूरेनियम का और यूज करते हैं, पिच ब्लेंड, ओके। और ये बता रखा है यूरेनियम माइंस कहाँ कहाँ पे है इंडिया में ना। अब देखो बेटा क्या रिएक्शन थी, वो जो ऊपर थी ना यूरेनियम 235 से यूरेनियम 236, और ये क्या बनेगा, बेरियम लाइटर न्यूक्लियर क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे इसमें से, ठीक है, प्लस गामा रेडिएशन। थियोरेटिकली 2.5 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 3 ले लेते हैं, ओके। अब देखो इस फ्यूजन में टोटल एनर्जी निकलती है 215 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इस न्यूट्रॉन में खाली एनर्जी कितनी होती है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी से भी क्वेश्चन आता है। अब देखो इंडिया कौन सा यूरेनियम यूज करता है, लो एनरिच, जिसके अंदर खाली 1% यूरेनियम होता है। पिच ब्लेंड जिसका और जो इसका और है उसके अंदर खाली 1% क्या होगा, यूरेनियम होगा। इंडिया में वो वाला यूरेनियम यूज होता है, ठीक है। अब देखो यूरेनियम 230, अच्छा ये बताओ महिमा कौन कौन सी स्पीशीज होती है फिजाइल, यूरेनियम, प्लूटोनियम, हाँ यूरेनियम कौन सा, यूरेनियम बहुत सारे हैं। 235, प्लूटोनियम 239, ओके। और बताओ, यस मैम, शीतल बताइए अब। मैम फिजाइल यूरेनियम 233 और यूरेनियम 239, प्लूटोनियम 239, एक और है मैम, एक और दीक्षा बताओ। मैम यूरेनियम, मैम यूरेनियम मैम एक फर्टाइल होते हैं, मैंने प्रीवियस क्या, फर्टाइल फिजाइल मटेरियल, एक फर्टाइल मटेरियल, हाँ फर्टाइल, वो कौन सा होता है मैम, फर्टाइल फिजाइल वही होगा, हाँ ठीक है। देखो यूरेनियम 238 क्या ये इसका फिजन नहीं होता है, लेकिन अगर इसने न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लिया इट विल कन्वर्ट इनटू प्लूटोनियम 239, और ये प्लूटोनियम 239 ही यूज होता है बॉम्ब मेकिंग में, ठीक है, जो यूरेनियम 238 से बना है ना। बॉम्ब से भी रेडिएशंस निकलती है ना, यस मैम। मैम कौन सा डिजास्टर है वो बॉम्ब से रिलेटेड, मैम
238 फिजाइल नहीं होता ना, नहीं नहीं, बिकॉज इसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। मैं पूछ रही हूँ कि कौन सा डिजास्टर रिलेटेड है जो बॉम्ब से रिलेटेड है। कोई रेडियो कुछ ऐसा हुआ था? मैम कौन सा? न्यूक्लियर हाँ, बॉम्ब, कहाँ पे था न्यूक्लियर बॉम्ब, कहाँ था वो डिजास्टर, वही पूछ रही हूँ ना मैं। हिरोशिमा और वो था। हिरोशिमा। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी में ना। यस मैम। ये तो उसमें यही यूज हुआ था, प्लूटोनियम 239। अब देखो इस रिएक्टर की लाइफ टाइम क्या होती है, 30 to 35 ईयर्स। उसके बाद है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में हम क्या करते हैं, दो लाइट आइसोटॉप को किसमें Mix. चेंज करते हैं, हाई टेम्परेचर पे बड़ा आइसोटॉप बनाते हैं हम। ठीक है, कितना टेम्परेचर चाहिए हमें, 1 बिलियन डिग्री 1 सेल्सियस। billion तो degree इतना टेम्परेचर तो पॉसिबल नहीं होता, तो वो सन में ही फिजन एनर्जी होती है। ठीक है, तो फिर भी देखो क्या करते हैं हम इसमें, दो ड्यूटेरियम एटम में फ्यूज टू फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एट 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस एंड रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब दो ड्यूटेरियम मिलेंगे तो वो हीलियम बनाएंगे और कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा देखो ये ड्यूटेरियम कहाँ पे मिलता है, सी वाटर में मिलता है। ट्राइटियम कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा जब हम न्यूट्रॉन को बॉम्बार्डमेंट कराएंगे लिथियम के ऊपर। ठीक है, और लिथियम खुद ही बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए ट्राइटियम इतनी जल्दी इजीली नहीं मिलता है। बट ड्यूटेरियम सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, सी वाटर में। अब बेटा देखो यहाँ पे ना कुछ रिएक्शंस दी हुई है और इनकी रिएक्शन वो दी है, एनर्जी कितनी रिलीज होती है। तो एग्जाम में वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से कि ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का फ्यूजन होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यस मैम। और क्या बनता है इससे, हीलियम बनेगा। हीलियम। ठीक है, देखो यहाँ पे ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम होगा ड्यूटेरियम। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम होगा तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना ये। ठीक है, और क्या निकल रहा है यहाँ पे, पॉजिट्रॉन। तो इतनी एनर्जी होगी, तो आपको ये पूरी रिएक्शन बहुत ध्यान से पढ़नी है कि किस किस का फ्यूजन हो रहा है और क्या चीज निकल रही है, और ये सारी याद करनी पड़ेगी, तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैम सेकंड और थर्ड सेम ही है? नहीं, हाँ मैम। न्यूट्रॉन, एक में न्यूट्रॉन, सेकंड और थर्ड कहाँ सेम है, हीलियम है वो। अच्छा, नहीं मैम, ये ड्यूटेरियम, दोनों ड्यूटेरियम है ना जो रिएक्टर है। ये तो हाँ, तो क्या हो गया, लेकिन बना तो कुछ और रहे हैं ना। देखो यहाँ से पॉजिट्रॉन निकल रहा है, वहाँ पे न्यूट्रॉन निकल रहा है। बट मैम फिर जब ये क्वेश्चन आएगा तो अगर दोनों रिएक्टेंट दिए होंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि, वो तुम्हें ये भी देगा ना पूरी reaction। प्रोडक्ट भी देगा ना वो। ओके मैम। ठीक है, वो बताएगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, कि ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम रिलीज हो, मतलब आपस में रिएक्ट किए हैं और वहां से एक न्यूट्रॉन निकला। इनफैक्ट वो ना रिएक्शन ही लिख के दे देते हैं पूरी, जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर था तो वो ये पूछ लेगा कि हाँ ठीक है, यही पूछेगा वो कि उस न्यूट्रॉन में कितनी एनर्जी होती है, यही यहाँ से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये है यहाँ पे 9 है, तो आपको ध्यान से पढ़ के और इनकी एनर्जी याद करनी है। उसके बाद होता है, देखो एक होता है कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो क्या होता है, जिससे हम उस रिएक्टर की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ न्यू फिजाइल एटम प्रोड्यूस टू द फिजाइल एटम कंज्यूम। कितना हमने डाला और उससे क्या बना है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन रेशियो। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला भी याद लिख लो अपनी कॉपी में। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम का जब फ्यूजन हुआ है तो कन्फाइनमेंट टाइम दिया होगा तुम्हें, तो आयन डेंसिटी निकालनी होगी। ये है आयन डेंसिटी n into tau, that is the confinement time, is equal to 10 to the power 15 second divided by centimeter cube. उसके बाद है D plus T, ड्यूटेरियम प्लस ट्राइटियम का फ्यूजन होगा, तो n tau is equal to 10 to the power 14 second divided by centimeter cube. उसके बाद अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने कहीं पे, तो हम क्या करते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर।
ये भी याद रखना आप लोग, नंबर ऑफ एटम्स बहुत बार निकालने पड़ते क्वेश्चन में। मम्मी क्या लिखा हुआ मोल्स के नीचे? मोल्स का ग्राम गिवन मोल्स कैसे निकालते हैं वो लिखा हुआ है। बताओ शीतल, मोल्स को। मैम ग्राम मतलब जो वेट दिया होगा डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, ग्राम में गिवन वेट। ठीक है, अब देखो इफेक्ट क्या होता है रेडियो एक्टिविटी के ह्यूमन या एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर हम स्ट्रोंशियम की बात करें तो ये एक सॉइल पॉल्यूटेंट होता है। क्यों होता है सॉइल पॉल्यूटेंट? क्योंकि इसकी कैल्शियम के साथ सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, तो जहां पे भी सिमिलर होते हैं ये एक दूसरे से एलिमेंट, ये उसको रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर बॉन्ड्स पे इफेक्ट करेंगे सिमिलरली, क्योंकि इसके अंदर भी ये कैल्शियम से सिमिलर होता है, तो कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है स्ट्रोंशियम। उसके बाद अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। क्या, बट ये सॉइल पॉल्यूटेंट नहीं होता। ये चीज याद रखना कि इनमें से कौन सा सॉइल पॉल्यूटेंट होता है। क्यों नहीं होता है सॉइल पॉल्यूटेंट? क्योंकि इसकी लाइफ क्या होती है, बहुत कम होती है, 8.1 डेज होती है। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में ये बहुत सीरियस इफेक्ट कॉज करता है। क्यों? अगर वाटर से कंटेमिनेटेड हो गया तो। ठीक है, आयोडीन से होता है ना थायराइड ग्लैंड, यस मैम। थायराइड की प्रॉब्लम। उसके बाद है बेटा सीजियम। दिस इज रिलेटेड टू पोटेशियम एंड कैन कॉज प्रॉब्लम इन एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम। इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है? पोटेशियम से। इसका इफेक्ट ट्रॉपिकल सॉइल में कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सॉइल जो है रिच होती है क्ले मिनरल से, और क्ले मिनरल क्या करता है, उसको सीजियम को टाइटली बाउंड करके रखता है। ठीक है, ये आपको ना इसके ये एक्सप्लेनेशन जो लिखे याद रखना है, ये असेशन रीजन में क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। उसके बाद है यूरेनियम 238 इज अ मेजर पॉल्यूटेंट एट मैन्युफैक्चरिंग साइट, जहां पे भी ये मैन्युफैक्चर होता है। इट प्रोड्यूसेस अनदर पॉल्यूटेंट दैट इज द प्लूटोनियम 239, बट इट इज इमोबाइल इन सॉइल। अब देखो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, दो तरह का रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। एक होता है लो लेवल, एक होता है हाई लेवल। ठीक है, लो लेवल में वही होगा जो हॉस्पिटल वगैरह में, जैसे सीजियम होगा, स्ट्रोंशियम हो गया, नेपच्यूनियम हो गया, और हाई लेवल में प्लूटोनियम 239 जैसा। अब इसका स्टोरेज कैसे करते हैं भाई हम? ऐसी साइट्स हम चूज करेंगे जहां पे क्या हो, कम रेनफॉल होती हो, या फिर लो सिस्मिक मींस वहां पे अर्थक्वेक की एक्टिविटी ज्यादा ना हो। ठीक है, दिस साइट इंक्लूड अबंडेंट माइंस एंड रॉक फॉर्मेशन इन डेजर्ट, जहां पे एक तो खाली माइंस पड़ी हो, और दूसरा जहां पे डेजर्ट एरिया हो। रॉक फॉर्मेशन लाइक टफ, टफ्स क्या होता है, वोल्केनिक ऐश होते हैं। जो वोल्केनो से जो ऐश निकलती है ना, 3 तरह की ऐश निकलती है। लैपिली पढ़ी होंगी ना, मैम टैप्रा एंड पैरोक्ला। यस मैम। है ना। टेफ्रा, टेफ्रा तो वो होता है जो, शीतल म्यूट करो। टेफ्रा देखो वो होता है, मान लो वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो जो एयरबोर्न पार्ट फ्रैक्शन होता है ना पूरा, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन होता है तो कुछ सॉलिड चीजें निकलती है, कुछ लिक्विड चीजें निकलती है, और कुछ गैसियस, जो गैसियस वाला पार्ट होता है उसको टेफ्रा बोलते हैं। ठीक है, उसमें फिर अलग अलग तरह की चीजें होती है। एक होता है बॉम्ब, वोल्केनिक बॉम्ब जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक होता है लैपिली। ठीक है, एक होता है ऐश। लैपिली और ऐश को हम बोलते हैं टफ। ठीक है, तो ये एक तरह का वोल्केनिक ऐश ही है। इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये रेडियो एक्टिव की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, और यहाँ हम रेडियो एक्टिव वेस्ट को कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? टेम्परेली स्टोर्ड इन वाटर। अब उसके बाद देखो ये कुछ टर्म्स है, काफी पहले टाइम में इनसे क्वेश्चन आते थे। खैर, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस या क्वालिटी फैक्टर इसको बोलते हैं। Now the various type of ionizing radiation produce different degree of biological
डैमेज द सेल डैमेजिंग कैपेसिटी ऑफ रेडिएशन आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग, कि वो कितना डैमेज कर रहा है उसको हम कंपेयर करेंगे ना किसी चीज से, तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। भाई इससे कंपेयर करके हमने देखा कि इसको सेल को कितना डैमेज कर रहा है, ठीक है। द RBE या क्वालिटी फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर रेडिएशन इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच इट डैमेजेस द बॉडी सेल्स कंपेयर्ड विद इक्वल डोजेस ऑफ अदर आयनाइजिंग रेडिएशन। जैसे कि अल्फा पार्टिकल का क्वालिटी फैक्टर कितना है, 20 टाइम मोर देन द इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आता है रेड, RAD जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, कि कितना रेडिएशन का डोज एब्जॉर्ब किया गया बाय अ बॉडी, इट इज कॉल्ड द रेड, ठीक है। उसके बाद है रोन्टेंजन R, जिसको कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आयनाइजेशंस प्रोड्यूस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ एयर बाय एक्स रेज और गामा रेज। ये डेफिनेशंस याद कर लेना इसी तरीके से। उसके बाद ग्रे, ग्रे क्या होता है, G वाइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम। इट इज डिफाइंड एज डोज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन दैट इम्पार्ट्स 1 जूल ऑफ एनर्जी टू 1 kg ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल। 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रोन्टेंजन। अब है रैम, REM। रोन्टेंजन क्या होता है, इट मेजर्स द बायोलॉजिकल डैमेज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी बाय डिफरेंट टाइप ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। द नंबर ऑफ, अब ये रिलेशन जो दे रखा है ना, रैम रोन्टेंजन इक्विवेलेंट मीन इज इक्वल टू रेड इनटू क्वालिटी फैक्टर या RBE। इसके बाद बेटा साइवर्ट होती है, इट इज इक्वल टू द रेडिएशन डोज इन ग्रे मल्टीप्लाइड बाय विद RBE ऑफ रेडिएशन इन्वॉल्व। तो साइवर्ट की क्या वो होता है फॉर्मूला, ग्रे इंटू क्वालिटी फैक्टर। रैम क्या होता है, रेड इंटू RBE। तो ये फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने हैं। एक बार कभी क्वेश्चन आया तो नहीं है इससे आज तक, फिर भी अब ना वो क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको ना इसके। कोई भी PDF खोल के वो नहीं देखेगा और सॉल्यूशन, ईमानदारी से करने क्वेश्चंस, नहीं तो समझ नहीं आएंगे। चलो ये क्वेश्चन लिखो, दिख रहा है ना यहाँ पे। Yes, ma'am. इफ लाइफ ऑफ NO2 इज, if life of NO2 is 0.693 days, its residence time is, उसका residence time कितना होगा? मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ, ठीक है। आज बाकी बच्चे नहीं आए, बाकी कौन बच्चे नहीं। डेज, सेकंड है 1.0 days, third is 0.693 days, and the fourth is 0.48 days. आंसर बताओ, मैं तो क्वेश्चन लिख दूंगा। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे और सब लोग ना।
फर्स्ट का बाकी लोगों को नहीं आया आंसर? नहीं मैम, समझ नहीं आ रहा। नहीं आया समझ। देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो NO2 की लाइफ है वो 0.693 डेज है, तो उसका रेजिडेंस टाइम क्या होगा? वो कितने दिन तक रिजाइड करेगा, रुकेगा? जितनी उसकी लाइफ होगी उतना ही तो रुकेगा ना वो। तो 0.693 आंसर होगा इसका। ठीक है, Yes. यही तो होता है ना भाई, मैं जितने दिन इस दुनिया में रहूंगी वही तो मेरी लाइफ है ना, उतने ईयर्स या उतने डेज मेरी लाइफ हुई। तो सेम ही था, बस ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको क्वेश्चन समझना था। सेकंड क्वेश्चन करो और आंसर बताओ मुझे। नोट डाउन कर लिया सभी ने सेकंड क्वेश्चन? यस मैम। क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी जब तक। मैम एक मिनट। करो फिर। हो गया मैम। ठीक है, चैट में आंसर कर देना, ठीक है। अप्रोक्स है सभी ना, ये वाला। पहले पहला क्वेश्चन कर लो, अगर नहीं बन रहा है तो प्लीज बता देना मुझे, किसी से भी अगर नहीं बन रहा है तो। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस दिखाना। एक सेकंड, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं शायद, रुक जाओ मैं लिख देती हूँ। अच्छा लिखे हैं क्या मैंने? ऑप्शन तो लिखे हैं शायद। लिखे मैम अप्रोक्स। शीतल नहीं हुआ फर्स्ट क्वेश्चन?
एंड महिमा? मैम नहीं समझ में आया, पर आप बता दीजिए। शीतल समझ आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। यस मैम। जवाब तो दो। यस मैम। क्या यस? शीतल तुमने कोई ये वाला क्वेश्चन होगा तुमसे, मैं ये पूछ रही हूँ, तुम्हारा आंसर नहीं आया ना चैट में? यस मैम, हो गया मैम। कितना आंसर? चलो म्यूट करो। देखो महिमा इधर देखो, इसमें क्या दिया है? सबसे पहले हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज हाफ लाइफ दिया है, तो हाफ लाइफ क्या है? टी हाफ, इसको हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, ये इसको क्योंकि अभी रिसेंटली मैं ऑफलाइन में मैंने इसको पढ़ाया था और उन बच्चों ने क्या किया, ये 32/2 कर दिया इसको। इस हाफ को मत लेके चलना, ये हाफ लाइफ इसका नाम है हाफ लाइफ का। ओके, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं मैं, ये वाला डिजास्टर मैंने पहली बार उसमें देखा कि ऐसा भी कर देते हैं बच्चे। तो हाफ लाइफ कितनी दी है इसमें? 32 आवर्स दी है। ठीक है, उसके बाद दिया हाउ मच टाइम, अब हमें क्या निकालना है? टोटल टाइम निकालना है ना? ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद इन्होंने बोला कि 75 डिसइंटीग्रेशन हो गया, कोई हमारे पास 100% कोई चीज थी, उसमें से 75 डिसइंटीग्रेट हो गया, तो कितना बचेगा? 25। तो एन क्या हो? एन नॉट क्या चीज होगी? जो स्टार्टिंग में चीज थी 100 होगी वो। फाइनल, यस मैम। अच्छा, जब 75 डिसइंटीग्रेट होगी तो फाइनल कितनी बची? 25। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? जो 4 फॉर्मूलाज लिखवाए थे मैंने बोला था ना, कॉपी पे नोट डाउन करो, जल्दी बताओ मुझे। n by n naught is equal Okay. to is equal to 1/2 raised to 1/2 t by 32. टी हाफ t है by ना? t half. Yes ma'am. बस अब वैल्यूज पुट करेंगे हम। अच्छा, ओके मैम। 100 बाय क्या हो जाएगा ये? 25 25 हो जाएगा मैम। n by n नोट गलत लिख रही हूँ ना, 25/100 होगा ना बच्चों? यस मैम। 25/100. फाइनल बाय इनिशियल इज इक्वल टू 1/2। Yes ये ma'am. हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय टी हाफ कितना दिया? t half 32। 32. अभी आ जाएगा इधर, मैं करूंगी 1/4 है ना, 25 4 जब 100 होते हैं, Yes ma'am. इक्वल टू 1/2 टी बाय 32। अब जब भी बेटा पावर को सॉल्व करना हो तो हमें बेस को सेम करना पड़ेगा। वो बेस कैसे सेम करेंगे? क्या मैं इस 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख सकती हूँ? Yes ma'am. इधर ये है 1/2 इज इक्वल टू ये। अब जब हमारे बेस सेम हो जाते हैं तो हम पावर को नीचे ले आते हैं, 2 इज इक्वल टू टी बाय 32 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो टी इज इक्वल टू 64 आवर्स आपके पास। यस मैम। ओके, Yes ma'am. तो ये आंसर हो जाएगा। चलो अब सेकंड पे चलते हैं, किसने आंसर दिया सेकंड का? रक्षा कर लिया सेकंड ये वाला क्वेश्चन? नहीं मैम, नहीं हुआ। करो करो।
हो गया? नहीं समझ आ रहा? यस मैम। देखो बेटा, इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि निकालना क्या है। के निकालना है, क्योंकि के क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये हमेशा दिया होगा डीके पर ईयर, डीके पर आर, डीके पर सेकंड, जहां पे भी लिखा Yes, हो ना ma'am. डीके पर आर यस मैम। और डीके पर सेकंड, तो इसका मतलब है के निकालना है के तुम्हें। निकालना। यस मैम। डीके पर आर किसी भी उसमें ना दिया हो। उसके बाद है, हाँ चलो, के हमें निकालना है। हाफ लाइफ दी हुई है यहाँ पे, टी हाफ गिवन है, ठीक है। तो बताओ महिमा कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? उन जो फॉर्मूला मैंने लिखने बोला था उसमें से बताओ। Yes, ma'am. We have हम्म 263 divided by k. हाँ, तुम्हारा भी नेटवर्क बड़ा 690 वीक divided. रहता है। Yes, ma'am. तुम तो हिली एरियाज में नहीं हो ना, तुम तो इधर ही हो प्लेन में। ज्यादा प्रॉब्लम रहती है ना नेटवर्क की। Yes, ma'am. फिर क्यों, सही करो इसको, कैसे करते हो तुम बिना नेटवर्क के? वाईफाई नहीं लगाया घर पे? वाईफाई तो हम अभी शिफ्ट हुई हूँ ना, तो वाईफाई नहीं लगा है। अच्छा अभी अच्छा, आधा महीना हुआ है बस में। ठीक है चलो। हाँ, फिर फोन का तो ये ऐसे हो जाता है। रक्षा, करो अब इसको सॉल्व, अब कर सकते हो ना? यस मैम। मैम यहाँ तक तो कर दिया था, फॉर्मूला में पुट कर दिया था। अच्छा, फिर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। हाँ यही आएगा। यस मैम। 5700, बस ये तो आपको ही करना पड़ेगा, ये मैं नहीं करूंगी। अब कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन होगा। शीतल समझ आया? यस मैम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो। सबसे पहले लिखना कि क्या गिवन चीजें हैं, विच वन फॉर्मूला तो यूज।
कर पाओगे बेटा इसको? यस मैम, यस मैम। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। नाइन्टी फोर कैसे आ रहा है दीक्षा? कैलकुलेशन चेक करो। एन नोट 1000 हो जाएगा, है ना? यस मैम। यस मैम, मैं 100 लेके चली हूँ। शीतल कहाँ गई? शीतल हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों भाई? सेम ही तो है बिल्कुल, जैसे क्या था, एन बाई एन नोट इज इक्वल टू 1/2 टी बाई टी हाफ। ओके, एन कितना है? जब 100 में से हम 87.5 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 12.5। यस मैम। अपॉन 100 होगा। 100। 48। 32 बाई टी हाफ ना। यस मैम। अब देखो 125/1000 हो जाएगा ये। 48 है। 48 है। अच्छा, ठीक। 80 याद, हाँ ठीक है, 48। यस मैम। इसको करो अब कैंसिल, कितना आएगा? 1/8 आएगा। यस मैम। यस मैम। करेंगे तो 1/8 आएगा, इज इक्वल टू 1/2 48/t हाफ। ओके, अब इसको हमें बेस को सेम करना है तो 1/2 की पावर क्यूब ले लेंगे मैम। क्यूब। यस। 3 इज इक्वल टू 48/t हाफ। t हाफ इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3 which is equal to 16। ठीक है शीतल? हटा दीजिए। चलो अब एक और क्वेश्चन करो।
लिखो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देखिए फोन चार्ज करने का लाइट कट गया। हम्म। मुझे पहले बताओगे कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा? मैम जो आपने एन टॉ वाला दिया था ना, हाँ तो बताओ उसमें से कौन सा होगा? डी प्लस डी दिया हुआ है ना? प्लस नहीं, प्लस डी फ्यूजन। महिमा बताओ, महिमा बताएगी। मैम एन टाउ इज इक्वल टू हम्म, 10 to the power 15 सेकंड पर हम्म, सेंटीमीटर क्यूब। करो मीटर क्यूब में आंसर चाहिए, सो यू हैव टू चेंज दिस सेंटीमीटर क्यूब। ओके, रक्षा हो गया? समझ में नहीं हो रहा? अच्छा नहीं बोले। देखो भाई क्या दिया है इसमें, एन हमें निकालना है, टाउ हमें दिया है 6 सेकेंड, यस अच्छा मैम, 10 टू द पावर 15 सेकेंड डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें हमने ऑप्शन में देख लिया भाई, आंसर चाहिए हमें इसमें मीटर क्यूब में। सो 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 15 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करो मीटर क्यूब में। कितना होता है 1 सेंटीमीटर में? कितने मीटर होता है? 1/100 ना? यस मैम, मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। यस ठीक है, मैम। तो अब ये क्या है? सेंटीमीटर ये इंटू तो मैम 6 जाएंगे सेंटीमीटर ना, इंटू सेंटीमीटर है ना? -6 मैम। तो यही हो जाएगा 10 टू Yes. द पावर -2, 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2, इट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब।
Yes, ma'am. ठीक है, 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब हो गया। n into 6 सेकेंड ये ऑलरेडी था, अब n हमें निकालना है तो मैं 6 को नीचे ले आऊंगी। 10 to the power 15 सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब into 6 सेकेंड। Yes, ma'am. सेकेंड से सेकेंड गया, Yes, ma'am. 1/6 into 10 to the power 21 हो जाएगा। Yes, ma'am. अब इस मीटर को ऊपर ले जाऊंगी तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1/6 को करेंगे तो हम कितना आएगा? 0.1 6 ma'am. 0.16 into 10 to the power 21 मीटर ये आएगा। ठीक है, अगर मैं Yes, इसको ma'am. 1.6 लिखना चाहूँ तो 10 to the power 20 हो जाएगा। Yes, ma'am. ये आंसर आ जाएगा बस। Yes, ma'am. मैम ये यहाँ पे क्यों किया? 10⁻², 10⁻³ और ये वाला 10⁻⁻। 10 to the power minus 6 क्यों किया? कोई बात नहीं, उसको रोने दो, तुम बोलो, लेट इट बी, बोलो। ये पूछ रहे हो? हाँ मैम यही। ये था कि 1 सेंटीमीटर को, देखो सेंटीमीटर का फॉर्म यूज कर लो, सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 10 to the power minus 2 मीटर आएगा। Yes, अब ma'am. 3 बार है ना ये, Okay. इसलिए किया है। क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब था, मतलब कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर था, तो इसको करूंगी 10 to the power minus 2 मीटर, 10 to the power minus 2 मीटर, 10 to the power minus 2 मीटर। अब इनको प्लस करोगी तो 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब आ जाएगा ना। ओके मैम, मेरे को 3 लग रहा था बीच वाला। नहीं 2 minus 2 है। ओके मैम, ओके। चलो उसके बाद चलो थोड़ा सा स्टैट्स और पढ़ लेते हैं। अब स्टैट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। योगेश को पढ़ लेना एक बार, यहाँ से भी अच्छे से एनर्जी। स्टैट्स का थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। तुम लोग दिन में फ्री होते हो क्या? नहीं, वीकडेज में। अब मेरी ऑफलाइन क्लास में है तो मैं सोच रही थी दिन में भी क्लास ले लेती 1 आध घंटे की। मैम दिन में तो डिपार्टमेंट होते हैं तो डिपार्टमेंट जाना होता है, चलो कोई नहीं, ठीक है। स्टैट्स मैम सबसे टफ और अनटच्ड यूनिट ऑफ माय लाइफ। नहीं इजी चीज है ये भी। चलो देखो, डेटा, पहले हम क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा की बात करेंगे। क्या होता है क्वालिटेटिव डेटा? जो किसी चीज की क्वालिटी बताता है ना, जिसमें हम क्वांटिटी नहीं बता सकते, क्वालिटी बताता है। किस तरीके से? मान लो कलर बता दिया हमने, उसकी क्वालिटी बता रहा है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, तो डेटा ही ना, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो क्वालिटेटिव डेटा 2 तरह का होता है, एक होता है नॉमिनल, एक होता है ऑर्डिनल। ये तो तुमने पेपर 1 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो नॉमिनल और इसमें बताओ क्या डिफरेंस होता है? पढ़े तो हैं तुम लोगों ने। मैम नॉमिनल में कैटेगरीज होती है हमारे पास ना। नॉमिनल में क्या होता है, हम खाली नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, कोई भी नाम के हिसाब से। जैसे कि हमने अगर कलर्स को वो किया, कलर्स का डेटा लिया तो रेड ग्रीन मीन्स नाम दे दिया। ऑर्डर का क्या मतलब है कि ऑर्डर में हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर ऑर्डर होता है, यहाँ पे कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता। यस मैम। क्वालिटेटिव डेटा है लेकिन ऑर्डर फॉर्म में है।
चलो उसके बाद है बेटा क्वांटिटेटिव डेटा। क्या होता है क्वांटिटेटिव? in numbers or it has numerical value. जैसे डिस्क्रीट और, अच्छा ये तो वेरिएबल्स होते हैं ना। क्वांटिटेटिव में बताओ क्वांटिटेटिव। Interval and ratio. हाँ, इंटरवल एंड रेशियो होता है। इंटरवल में क्या होता है, जैसे कि हम बताते हैं ना कि कोई भी टेम्परेचर हो गया, मान लो इतने से इतना, कुछ इंटरवल हम लेके चलते हैं। एज ग्रुप हो गया बेसिकली ना, इंटरवल में बताते हैं ना एज ग्रुप, इतने एज ग्रुप के 20 से 25, दिस इज द इंटरवल टाइप। रेशियो में किस तरीके का डेटा होगा? रेशियो में भी तो क्वांटिटी बताएंगे ना भाई, इतना रेशियो है हमारा, 1:4 रेशियो हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो चीज वेरी करती है। एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूस। बताओ डिस्क्रीट कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5, 10, नहीं इधर लिखती हूँ 5, 10, 15, 20, और इधर मैं लिखूं 5 से 10, 11 से 15, 16 से 20, तो कौन सा कॉन्टिन्यूस है, कौन सा वो है? मैम डिस्क्रीट 5, 10। मैम डिस्क्रीट होगा 5, 10, 15, क्योंकि मैम हम इसको काउंट कर सकते हैं, और जो कॉन्टिन्यूस होगा वो इट मींस 5 to 10 रेंजेस। हाँ ये बोल रहे हो ना डिस्क्रीट, यस मैम। और ये है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ मुझे कि अगर हम जेंडर की बात करें, मैं कोई थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तुमसे ना। जेंडर किस तरीके का स्केल है? नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है कि रेशियो है? मैम नॉमिनल होगा ना? है ना, नॉमिनल टाइप हो गया जेंडर। यस। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है ये, लिख देती हूँ मैं ना क्वेश्चन, जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा और आंसर। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, there are 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 1 मार्क इज awarded for each correct answer and 0.125 marks are deducted for each incorrect answer. The number of marks scored by the student, किस तरीके का वो है ये वेरिएबल? ठीक है, जो उसने स्कोर किया मार्क्स, डिस्क्रीट है, वेरिएबल है, नॉमिनल है कि ऑर्डिनल है? मैम वेरिएबल होगा ना ये तो? हाँ, वेरिएबल बताना है किस तरीके का। यस। देखो बेटा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में एक डिफरेंस और होता है। डिस्क्रीट होता है हमारा काउंटेबल, और कॉन्टिन्यूस होता है अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट जिसको हम बोलते हैं। महिमा म्यूट कर लो, बातें कर रहे हो म्यूट करके करो। नो मैम बात वो दूसरे से लैप कनेक्ट कर रहे थे, बार बार वो चला जा रहा है। हाँ तो कोई ना, म्यूट कर लो, ठीक है। बारिश भी हो रही है ना, तो नेटवर्क चला जा रहा है बार बार। नेटवर्क ऐसी है।
कि बच्चों ये क्या होगा, डिस्क्रीट टाइप होगा। चलो मेन मुद्दे पे आते हैं हम। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड होता है ना। यस मैम। एक सेकंड। चलो मीन मीडियन एंड मोड, इनसे हमें सेंट्रल टेंडेंसी पता चलती है। मीन क्या होता है पता है सभी को ना, कैसे निकालते हैं मीन? तो मैम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। आता है ना सभी को मीन निकालना। कितने तरह का होता है मीन? यस मैम। कौन कौन से टाइप का होता है? ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एंड हार्मोनिक। यस मैम। ठीक है। अरिथमेटिक मीन सबसे पहले लिख लो, क्या फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का? इज इक्वल टू, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और एक्स क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, समीशन है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे भी ना दिल्ली में। यस मैम। चलो इसका मीन निकाल के दिखाओ भाई मुझे। टू, 3, 5, 7 एंड 11। अरिथमेटिक मीन को एवरेज भी बोलते हैं हम, ठीक है, एवरेज। पॉइंट 5.6 हम्म 5.6 यस के मैम। बाद आता है हमारा हार्मोनिक मीन। ये अरिथमेटिक मीन को बोलते हैं एवरेज, फिर है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या होता है बताओ हार्मोनिक मीन? वैसे रिवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय समीशन ऑफ एक्स बाय एन, है ना। ये एच एम इज इक्वल टू 1 बाय अरिथमेटिक मीन। फिर आता है बेटा हमारा ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा चलो पहले इसका हार्मोनिक मीन निकाल के दिखाओ। हार्मोनिक मीन ऑफ 1, 4 एंड 16।
7 4 जा 0.14 0.4 देखो ये 0.14 फॉर्मूला सही से लिख दो इसमें। 0.4 आया? नहीं नहीं 0.14 0.14 नहीं, 14 देखो ये नहीं होगा n/1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय xn। ये जो हर एक वैल्यू है ना उसको 1 बाय वो करो तुम x, ठीक है। 1 बाय क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16। ऊपर कितनी वैल्यू आएंगी, 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16, ऐसे निकालो। and by e 2.28 कुछ आना चाहिए इसका आंसर। इसमें जियो का सिम होगा। अच्छा 3 by n by 4 plus 1 by 16. मैम 6.2 आएगा इसका आंसर। नहीं 2.28 आना चाहिए। ओह सॉरी, यस मैम 2.28 2.2 आ मैम गया मैम। 48/21 आया ना आपके पास? ठीक है मैम। यस 21। खोले नहीं उसको। हो गया। यस मैम यस मैम चलो अब है ज्योमेट्रिक मीन। लिख लो, इट इज डिफाइंड एज the arithmetic mean of values, the values taken on a log scale. Nth root of the product of an observation. Means x1 into x2 into x3. तो मेरे को ज्योमेट्रिक मीन निकाल के दिखाओ किसका, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 7 and 15. देख
n क्या है बेटा यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, इस हम्म। तरीके से लिखोगे इसको। 2 इंटू 7 Yes, ma'am. इंटू 15 कितना हुआ ये? 210. 210 मैम। 210. 210. होगा। फोन दीजिएगा। मैम लेस देन 6 ही होगा ना, क्योंकि आई थिंक 216 होता है 3, मतलब हाँ। 6 का। हाँ तो फिर 6 से तो कम, 6 से कम। इधर उसको बंद मत करो, बंद मत करो, बंद करो, बंद मत करो। बैठ नहीं, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, उसको म्यूट कर देना, आवाज देना नहीं करो। इसका क्या लोगे? इसका अंडर रूट अप्रोक्स में ले लो, कोई आसपास। 216 ले तो ये किसी का है अंडर। 6 का है। 216 ये तो इसका आंसर तो आएगा 6 ही, अप्रोक्स 6 आएगा अप्रोक्स ना। यस मैम। हुआ बच्चों? सिक्स करना इसका आंसर 6। इसके बाद है हमारा HM हो गया, GM हो गया। अब देखो इनके बीच में ना कुछ रिलेशन होता है बेटा। जब हमारी ऑब्जर्वेशन अनइक्वल हो, व्हेन ऑब्जर्वेशन आर अनइक्वल, जैसे 1 4 3 कुछ दे रखा होगा, 4 5 6, इनका तो मैं बोल दे वो अर्थमेटिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, हार्मोनिक मीन निकालो, तो क्या होगा हमारा? अर्थमेटिक सबसे ज्यादा आएगा, उससे कम आएगा ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे कम आएगा हार्मोनिक मीन। और अगर ऑब्जर्वेशन इक्वल होंगी
तो क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से ना, मतलब अगर कोई भी उसने बोला है कि एक क्वेश्चन है जिसका किस तरह से इक्वल बताएगा, बताओ भाई। ऑब्जर्वेशन इक्वल कैसे होंगी? अगर मैम ऑब्जर्वेशन मतलब 4 है, एक मतलब एक ही तरीके के देना, 4 4 4, यस मैम, है ना। और अगर इस तरीके से डेटा दे दिया 1 5 6, तो ये अनइक्वल ऑब्जर्वेशन है, तो अर्थमेटिक मीन ज्यादा होगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे कम और हार्मोनिक मीन उससे कम। और अगर इस तरीके से दे दिया तो ये तीनों इक्वल ही होंगे, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद है एक और रिलेशन होता है कि अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मीडियन। क्या मीडियन क्या होता है? मीडियन से क्या समझते हो? मैम बीच की वैल्यू, मीडियम वैल्यू, है ना। यस मैम। मैम 1 मिनट बैक करना। बैक कर दो। हो गया मैम। देखो हम कहाँ थे, हम मीडियम वैल्यू। तो सबसे पहले कोई भी डेटा अगर आपको दिया तो उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, उसके बाद क्या करोगे, अगर तो हमारे पास इवन वैल्यूज हैं, मीन्स की 1 2 3 4 6 7, ठीक है, ये इवन है ना, इवन नंबर 6 वैल्यूज है, तो क्या करोगे, इन दोनों का आप क्या लोगे, मीन निकालोगे, ठीक है। मीन्स क्या होगा इसका मीडियन, बताओ। 3 + 5/2, बताओ क्या होगा। 4, 4। 4 होगा ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और अगर ऑड वैल्यूज होंगी तो कैसे निकालोगे, मैं इसमें से 7 हटा दूं अगर, तो बता दोगे इजिली इसका, तो यस मैम 3। 3 होगी, है ना, क्योंकि 2 इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, मीडियम वैल्यू ही होगी। इवन होगी तो इन दो को लेना आपने बीच में, ठीक है। उसके बाद है, अच्छा इसका निकाल के बताओ मुझे। 6 7 2 9 4 11 3 18 and 14। क्या निकालना है मैम इसका? मीडियम वैल्यू। ओके मैम, असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करो। यस मैम। मैम स्टार्ट करना। क्या आएगा, मैम 7 आएगा। 7। ठीक है 7। अब आते हैं मोड। मोड क्या होता है बताओ, मैम मोस्ट रिपीटेड, है ना, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू।
जैसे मैं अगर कोई डेटा दे दूं तो मैं 5 4 5 6 5 6 3 2 1, तो बताओ इसमें मोड वैल्यू क्या होगी? मॉडल मैम 5। 5 है ना, क्योंकि 5 सबसे ज्यादा वैरायटी। देखो रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, मीन मीडियन और मोड के बीच में। कि अगर हमारा डेटा सिमेट्रिकल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, मीन्स इस तरीके से, ठीक है, इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो क्या होगा हमारा? मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ओके, और अगर एसिमेट्रिकल है तो एसिमेट्रिकल है मीन्स या तो वो लेफ्ट इधर की साइड होगा, या राइट। पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं उसको, स्क्यू, या इस सेंटर लाइन से इधर की साइड होगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिवली। ठीक है, बताओ इसमें क्या होगा पॉजिटिवली में? मैम मीन ग्रेटर, फिर मीडियन ग्रेटर देन मोड। है ना, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, ये पॉजिटिवली में होगा। नेगेटिवली में क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा, मीन इज लेसर देन मीडियन लेसर देन मोड। मोड सबसे ज्यादा होगा इसमें। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। अब उसके बाद है बेटा कार्ल्स पियर्सन कोरिलेशन होता है। मैम इतना पीछे इसमें क्या होता है? मोड इज इक्वल टू मीन। ये भी यहाँ ये फॉर्मूला से भी बड़ा क्वेश्चन आता है, मीन्स फॉर्मूला ही देते हैं वो, कभी क्वेश्चन तो इतना नहीं देते। कि मैं 3 तरीके से लिखूंगी, सेम ही चीज है, कैसे भी लिख लो उसको। 3 मीडियन माइनस मीडियन, मीडियन है 2 मीन, या मीडियन होगा लगा दीजिए। आवाज मैच नहीं हो रहा है क्या? हाँ हो गया। वीडियो वीडियो ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। जैसे कि क्वेश्चन करके दिखाओ इससे, द मीन एंड मीडियन of a moderately skewed distribution are 21 and मैम 20 वो respectively. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन 2 मीन है Minus 2 mean. माइनस 3 median minus 2 mean. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन की वैल्यू दी है और मीन की दी है, तो वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा 3 into 20 minus 2 into 21, 60 minus 42, which is equal to 18. I know, yes. मैम ये वाला फॉर्मूला लगाया कैसे पता चलेगा? वो तुम्हें दे रखा होगा उसने कि ये मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा, क्या दे रखा, तो यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जब स्क्यूनेस की बात करेगा वो, बाकी तो कोई फॉर्मूला नहीं करवाया ना मैं स्क्यूनेस में, वो तो रिलेशन बताया। अच्छा मैम, मतलब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब थर्ड इज फाइनल, ये फाइनल क्या क्या समझ नहीं आया ये फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला सेकंड वाला लगाया ना मैम ने। नहीं, ये तुम कोई भी लगा लो, इसमें एक ही बात है। ये अच्छा मैम कोई भी लगा लो, ये इस अब तुम क्लास के बाद भले ही करके देख लेना, इसको तुम सॉल्व करोगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
देखो मैं करके दिखा देती हूँ तुम्हें ना। मैम अगर हम 21 माइनस देखो इधर रक्षा मैं इसको लिखती हूँ, मोड इज इक्वल टू मीन माइनस, इसको मैं अगर पहले फॉर्मूला को खोलूं तो 3 मीन प्लस 3 मीडियन हो जाएगा, है ना। मैंने ब्रैकेट अगर ओपन किया, मीन माइनस 3 मीन माइनस ये कितना है 3 मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 21 माइनस मोड इज इक्वल टू माइनस 2 मीन माइनस ये क्या है 3 मीडियन, ठीक है। अच्छा ये मैं पहले ही खोल चुकी हूँ ना, प्लस का होगा ये, पहले मैंने ब्रैकेट वो कर लिया था, प्लस का होगा ना ये। तो देखो मैं इसको लिखूंगी, जब मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन लिख सकती हूँ ना। यस मैम, तो इसी को ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये 3 अलग फॉर्मूला नहीं है, सेम है, बस प्लेस मैंने ये इसलिए लिखवाया। तुमने जब अगर तुम्हें न्यूमेरिकल आ जाए तो ये सीधा सा फॉर्मूला, इसको याद रख लेना तुम। ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि एग्जाम में ना वो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन तो तुम्हारा इसी से ही होगा जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी। अगर उसने फॉर्मूलाज ही दिए क्वेश्चन में तो तुम्हें तीनों पता होने चाहिए, क्योंकि वहां तुम सोचते रह जाओगे कि हमने तो ये वाला याद किया था, लेकिन वो इस तरीके से लिख देगा, लेकिन बात तो सेम ही है ना, यस मैम, बस है ना। ठीक है, तो अच्छा तुम ये Yes, पूछना चाह रहे थे कि इन तीनों में से कौन सा हाँ। लगा, नहीं वो सेम ही फॉर्मूला है तीनों, भले तुम करके देख लेना, डेरिवेशन वही चीज आ जाएगी, ठीक है। चलो बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। यस मैम। ओके।